हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सबका। बहुत अच्छा नहीं लग रहा होगा। साइकोलॉजी में एकदम से इतने प्रश्न हल कर पाना किसी के बस की बात नहीं रहती है, और जिसके बस की बात नहीं रहती है फिर उसके बस की रीड भी नहीं रहती है। तो थोड़ी हिम्मत रखनी है, लगना है और कंप्लीट करना है ये टास्क। अपने पास जो टास्क हैं उसमें कितने क्वेश्चन हैं? 1000। और 1000 में कहीं ना कहीं जो क्वालिफाइंग एग्जाम है उसमें 30 क्वेश्चन आने चाहिए अपने, और जो मेंस एग्जाम है उसमें 10। यानी उसका हम बहुत 1% से भी बहुत कम जो हिस्सा है वो चाहते हैं जो अपना एग्जाम में कवर हो जाए यहाँ से। और रिवीजन का सबसे बढ़िया तरीका वैसे जो नोट्स हैं उनको रिवाइज करना, लेकिन जब क्वेश्चन सामने आता है तो फिर और ज़्यादा बढ़िया वो याद रहता है। तो आप थोड़ा सा अपने मन को मजबूत करिए, और ज़रूर ही आपको ये जो भी पेपर आ रहा है खुद से हल करना चाहिए एक बार। फिर पूरी आंसर की है वो साथ का साथ एनालिसिस भी हो जाएगा। और एक दो क्वेश्चन जैसे पहले टेस्ट में एक दो क्वेश्चन की शिकायत है कि इनमें हमारे जो नोट्स हैं उनमें अलग आंसर हैं, और जो आपने बताए हैं वो अलग हैं, तो बिल्कुल जायज़ है। एक क्वेश्चन का तो मैंने आंसर ही नहीं बताया था, 88 नंबर पे था शायद। उसमें एक आध स्टूडेंट का उसमें कमेंट आया कि उसमें सी सही होना चाहिए, तो उसको देखेंगे ज़रूर। बहुत सारे ऐसे आपको कम से कम 5 पेज हैं फोटोकॉपी वाले, वो उनको पिन करके रखना है और उनके ऊपर डाउट क्वेश्चन ही लिखना है। जो भी डाउट आपको लगता है कि यहाँ पर समस्या हो सकती है उनको अलग से वहाँ नोट करके रखना। कभी ना कभी तो ऐसी डाउट क्लियरेंस वाली क्लास भी रहेगी, तो वहाँ पर सारी चीज़ें हम क्लियर करेंगे। अभी इसकी शुरुआत करते हैं। इसमें जैसे पहला क्वेश्चन है अपना, मूल्यांकन के भेद पूछे गए हैं, मुख्य प्रकार पूछे गए। तो दो ही प्रकार का होता है मूल्यांकन। अब कुछ को लगेगा कि आंतरिक बाह्य वाले की बात कर रहे हैं, या फिर वो जो निबंधात्मक होता है, तिलुरात्मक, लघुत्तरात्मक। तो आपको एक केवल ही यही ध्यान रख लीजिए, आप मूल्यांकन के जो मुख्य प्रकार हैं उसमें दो हैं। दूसरा प्रश्न था, ऐसे उद्दीपक जो क्रिया के दौरान प्राणी को अभिप्रेरित करने के लिए दिया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको अभिप्रेरित रखना है क्रिया के दौरान, तो उसको आपको पुनर्बलन देना पड़ेगा, और पुनर्बलन देंगे तो फिर वो अभिप्रेरित रहेगा। और तीसरा क्वेश्चन था, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं जितना संभव। हाँ, यहाँ तक ठीक है, संभव हो जाएगा। उद्दीपन, उद्दीपक, उद्दीपन होना चाहिए वैसे उद्दीपक, और इधर वापस उद्दीपक सिद्धांत में शामिल नहीं है। किसको शामिल नहीं किया गया है? तो देखो, टोलमैन है इसमें, कोहलर भी आता है, कोपका का भी है निश्चित रूप से कहीं ना कहीं योगदान। तो फिर यहाँ पर जो लास्ट ऑप्शन बचा स्किनर, वो उद्दीपक उद्दीपक सिद्धांत से संबंधित नहीं है। रोर्शा व्यक्तित्व परीक्षण में कितने कार्ड होने चाहिए? तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन है, मतलब कि 3 कार्डों पर विभिन्न रंग होते हैं। और टोटल कितने होते हैं? रोर्शा जो इंक ब्लॉट परीक्षण है उसके बारे में पूछा गया है ये। नेक्स्ट पांचवा है, अधिगम का प्रतिफल नहीं है। अधिगम के अंतर्गत क्या चीज है वो प्रतिफल के रूप में नहीं आएगी? तो देखो, कौशल स्किल तो बढ़ेगी, समायोजन बढ़ेगा, व्यवहार में सुधार नहीं होगा। नहीं होना गलत है, व्यवहार में सुधार होगा, यानी तीसरा ऑप्शन है वो सही है। बाकी आदत ज्ञान अभिवृत्ति है उनका अर्जन ही होगा। नेक्स्ट छठा क्वेश्चन है, द्वंद्व का प्रकार नहीं है। ग्राह्य ग्राह्य उपागम होता है बिल्कुल, त्याग त्याग भी होता है, उपागम परिहार भी होता है, बहु परिहार उपागम नहीं होता है। मतलब बहुत सारे का परिहार हो जाए ये संभव नहीं है, यानी कि चौथा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। और मेस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत में कितने प्रेरक हैं जिनके बारे में मेस्लो चर्चा करते हैं? तो टोटल 5 प्रेरक की बात करते हैं वो। और मेस्लो के बारे में एक हम साइकोलॉजी में पढ़ते हैं, एक आपने वो पढ़ा होगा, मतलब कहीं कहानी सुनी होगी ऐसी, कि वो जब प्रयोग करते हैं तो उन्होंने एक मतलब कि स्कूल है वहाँ के छोटे बच्चों पर प्रयोग किया था, और बच्चों को पहले एक एक टॉफी दे दी और कहा कि 10 मिनट तक अगर आप इसका उपयोग नहीं करेंगे तो आपको एक एक और मिलेगी। और उसके आधार पर उन्होंने वर्गीकरण किया था, वो काफ़ी चर्चा में रहा था पूरी दुनिया में। और वहाँ से हम जो धैर्य है, सहनशीलता है, उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं कि वो जो विद्यार्थी जिन्होंने 10 मिनट तक इंतजार किया था वो काफ़ी सफल रहे थे आगे जीवन में, ऐसा उनका वो थीसिस है उसमें लिखा हुआ है। तो अभी तो यहाँ अभिप्रेरणा सिद्धांत में जो प्रेरक की बात की जा रही है 5 आपको याद रखने हैं। बच्चे में गामक कौशल का विकास होता है, तो ज्ञात से ज्ञात तो नहीं है, सामान्य से विशिष्ट की ओर। अगर बच्चे में गामक कौशल की हम बात कर रहे हैं, गामक कौशल का मतलब है जिसमें मतलब की शारीरिक गतिविधि शामिल है, तो सामान्य से विशिष्ट की ओर जाएगा। वो शुरू में है जो ऐसी नॉर्मल स्किल सीखेगा, फिर स्पेशल स्किल सीखेगा। 9th नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है? तो यहाँ पर शिक्षण में सुधार किया जा सकता है, शिक्षण औपचारिक अनौपचारिक है, शिक्षण विज्ञान के साथ कला भी है, शिक्षण अनुदेशन है।
तो ये बात जैसे अनुदेशन है वो बात है जो यहाँ पर हम ऐसे मान सकते हैं कि वो बाकी सबसे हैं जो डाउन है। सुधार होता है निश्चित रूप से, औपचारिक अनौपचारिक ये आपने निरौपचारिक ये पढ़ ही रखा है, और विज्ञान भी है, कला भी है, ये तो बहुत अच्छे से पढ़ रखा है आपने, तो अनुदेशन के अंतर्गत ये नहीं आएगा। शिक्षा के क्षेत्र में निम्नलिखित में से सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होती है? तो हमेशा हमने पहले जब भी टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा था तब भी मैंने बहुत अच्छे से ये चीज़ बताई थी कि एजुकेशन फील्ड है उसका जो सेंटर है, केंद्र है, वो हमेशा एक विद्यार्थी होगा, हमेशा। क्योंकि सब चीज़ें, टीचर भी इसी के लिए है, पाठ्यक्रम भी इसी के लिए है, पाठ्य पुस्तक को भी यही पढ़ने वाला है, तो विद्यार्थी है वो सबसे महत्वपूर्ण रहेगा। 11वां प्रश्न है, किशोर अधिगमकर्ता के संज्ञान से कौन सा कार्य संबंधित नहीं है? मतलब किशोर अधिगमकर्ता से रिलेटेड ही नहीं है, ऐसा कौन सा है? तो परिकल्पना आएगी इसमें, अमूर्त चिंतन भी आएगा, इमेजिनेशन भी आएगा, वर्गीकरण का काम इसमें नहीं आएगा, क्योंकि संज्ञान की बात की जा रही है तो वर्गीकरण उसमें शामिल नहीं होगा। नेक्स्ट है, हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए। तो किसे दी जानी चाहिए? हस्तशिल्प का मतलब हो गया हाथ से कुछ वो बना सके। तो यहाँ पर जैसे मंद बुद्धि हैं, पिछड़े हैं, प्रखर बुद्धि हैं, सामान्य बुद्धि हैं, तो मंद बुद्धि बालक को आप अगर कोई हैंडीक्राफ्ट वगैरह बनाना सिखाते हैं तो वो उसके लिए ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि दिमाग का बहुत कम उपयोग जिसमें होता है वो चीज़। 13वां क्वेश्चन है अपना, बालक में निम्न में से कौन सा विकास है वो शैशवावस्था में नहीं होता है? अब विकास में अगर हम देखें यहाँ पर तो कामक कौशल है, तो बालक छोटा बालक है वो ऐसे फिजिकली एक्टिविटी में तो रत रहता है। सामयिक विकास मतलब रोना धोना है, इस तरह की चीजें तो होती है। मूर्त चिंतन वो नहीं कर सकता है, यानी तीसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। शैशवावस्था में मूर्त चिंतन का विकास नहीं होगा उसका। और नेक्स्ट जो 14 नंबर पे क्वेश्चन है अपना, डीएटी में किसका मापन होता है? बुद्धि, सामयिक बुद्धि, अभिवृत्ति, अभिक्षमता। अभिक्षमता के लिए है जो डीएटी परीक्षण का निर्माण किया गया था, तो यहाँ अभिक्षमता आ जाएगा। कृष्णा अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाना चाहती है और वापस आने पर विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती हैं। यह संकेत करती हैं, किस तरफ संकेत करेगी? तो वो प्रयास करेगी ना कि सीखने के लिए आकलन, क्योंकि वहां से बहुत सारे बच्चे हैं जो जवाब देंगे, साथ का साथ दूसरे बच्चे उनको सुनकर सीखेंगे। भाषा विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पियाजे के द्वारा कम कर आंका गया है? तो पियाजे ने है जो भाषा विकास के संदर्भ में किस क्षेत्र पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया है, ये पूछा गया हमसे। और इसके अंतर्गत देखो, आनुवांशिकता है, अहं केंद्रित है, सामाजिक अंतःक्रिया वो इसमें आ जाएगा, ये कम करके। और विद्यार्थी द्वारा संक्रियात्मक रचना वो है जो, इन दोनों में भी अगर तुलना करेंगे तो यहाँ पर सामाजिक अंतःक्रिया है वो कम आकी गई है, किसके द्वारा? जीन पियाजे के द्वारा, भाषा विकास के संदर्भ में। नेक्स्ट है प्रतिभाशाली शिक्षार्थी। अगर प्रतिभाशाली है तो किस तरह का होगा? अपसारी होगा या अभिसारी होगा? तो प्रतिभाशाली विद्यार्थी के बारे में हमें मानना चाहिए कि वो अभिसारी चिंतक होता है। बहिर्मुखी हो सकता है, अंतर्मुखी हो सकता है, उसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। और निश्चित रूप से प्रतिभाशाली है तो उसको बहुत परिश्रमी होना चाहिए, लेकिन चिंतक के रूप में यहाँ अभिसारी चिंतक माना जाएगा। कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है? मानसिक मंदता के अंतर्गत वो नहीं आता है। तो बुद्धि लब्धि का 25-70 के मध्य होना, धीमी जाति लिख दिया है, गति, धीमी गति से सीखना है, दैनिक जीवन की क्रियाओं को न कर पाना, वातावरण के साथ अनुकूलन में कठिनाई, अंतर वैयक्तिक संबंधों का कमजोर होना। तो ये तो है जैसे 25 से 70 के मध्य ही होता है, और सीखने की जो गति होती है वो धीमी होती है, निश्चित रूप से सही है। जो दैनिक जीवन है उसमें भी कहीं ना कहीं समस्या होती है। वातावरण के साथ अनुकूलन में कठिनाई होती है, उनको एडजस्टमेंट नहीं हो पाता है। अंतर वैयक्तिक संबंध है वो कमजोर होंगे, ये है जो ऐसी चीज है जिसमें मानसिक मंदता का बहुत फर्क नहीं पड़ता है। बहुत सी बार अंतर वैयक्तिक संबंध है वो अच्छे हो सकते हैं, तो चौथा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। चौथा ऑप्शन है ना। निम्न में से कौन सी सृजनात्मकता की विशेषता नहीं है? अब सृजनात्मकता आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, और रूपांतरण की योग्यता है, जैसे आप उसको कन्वर्ट करते हैं, किसी परिस्थिति के प्रति विशेष सामयिक प्रतिक्रिया का प्रदर्शन करते हैं, किसी शब्द या अवधारणा को पुनर्परिभाषित करने। ये थोड़ा सा जो लिखा हुआ उसको आपको समझना चाहिए। सृजनात्मकता का मतलब नई बात होती है, और नई बात में किसी को पुनर्परिभाषित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, यानी कि यहाँ पर जो तीसरा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। केंद्राभिमुख उत्पादन की योग्यता, बिल्कुल ठीक है। समय एक जो सामान्यतः सुख देता है,
अब संवेग में ये जो अपने सामने ऑप्शन है उनमें सभी ऑप्शन है जो वो संवेग के ही है। अब आपको उस संवेग का पता लगाना है जो आपको सुख प्रदान करेगा। करुणा है, एकाकीपन है, भूख है, यहाँ तो सुख नहीं मिलने वाला तीनों में। आत्माभिमान या आत्म प्रदर्शन, ये है जो जैसे इसका क्या उदाहरण दूं मैं, जैसे कोई स्टूडेंट है वो क्लास में फर्स्ट आता है तो संवेग है वो आएगा आत्माभिमान या आत्म प्रदर्शन का, और उससे है जो आप खुशी होने वाले हैं तो वो सुख देगा आपको। नेक्स्ट है व्यवहार का करना पक्ष है, वो किसके अंतर्गत शामिल होगा, तो सीखने का भावात्मक में नहीं आएगा, गति या क्रियात्मक क्षेत्र के अंतर्गत है जो एक्टिविटी आएगी। डन वाला शब्द है। किशोर अवस्था की मुख्य विशेषता निम्न में से है। अब किशोर अवस्था में जितनी चीजें आपने पढ़ी हैं उनमें से अगर हम कहें तो जैसे आत्मगौरव भी है, रचनात्मकता भी है, सामाजिक प्रवृत्ति है, और यहाँ किशोरावस्था की सबसे मुख्य विशेषता होना चाहिए था, वैसे प्रश्न को थोड़ा और वैसे मुख्य विशेषता लिखा हुआ है, तो आत्मचेतना सबसे महत्वपूर्ण बात रहेगी किशोरावस्था की मुख्य विशेषताओं में। क्योंकि जो भी है मतलब किशोर वय बालक हो, बालिका हो, लड़का या लड़की, उसको अपने बारे में है जो थोड़ा बहुत ज्ञान होना शुरू होता है, और आत्मचेतना है वो मुख्य विशेषता के रूप में उभर के आती है। नेक्स्ट 23वां क्वेश्चन है, विशिष्ट अधिगम अनुभव प्रदान करने के पश्चात अधिगम किस स्तर तक हुआ है ये मापने हेतु कौन सा परीक्षण है वो उपयुक्त है। तो सबसे बढ़िया है जैसे विशिष्ट अधिगम अनुभव आप बात कर रहे हैं, प्रदान किया है आपने, और वो किस स्तर तक हुआ है, तो आपको क्या मापना पड़ेगा, उपलब्धि परीक्षण, मतलब कि क्या उपलब्धि रही है उसके लिए आपको टेस्ट लेना पड़ेगा। नेक्स्ट 24 नंबर पर जो क्वेश्चन है, 24 नंबर का क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं इन्हें जो लेव वाइगोत्स्की हैं वो क्या कहते हैं, तो पर्सनल इंटरेक्शन कह सकते हैं, व्यक्तिगत वार्ता के अंतर्गत ही आ जाएगा। लेव वाइगोत्स्की का नाम आया है तो थोड़ा और ध्यान रखना है। मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं मतलब खुद से ही बातचीत करते हैं तो वो व्यक्तिगत वार्ता में आ जाएगा। भ्रांत समस्यात्मक और अहंग केंद्रित में नहीं आएगा। नेक्स्ट 25वां है, भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है। आप मतलब भाषा सीख रहा है बालक, और भाषा सीख रहा है उस समय उसकी स्थिति बनती है सबसे ज्यादा संवेदनशील स्थिति बनती है। देखो जन्म पूर्व अवधि तो संभव ही नहीं है, प्रारंभिक बाल्यावस्था, क्योंकि वो उस समय जब भी कोई शब्द सीखता है विशेष या फिर जिस परिवेश में रहता है उसका बहुत ज्यादा प्रभाव उसके ऊपर पड़ने वाला होता है। RT 2009 के अनुसार शिक्षक हेतु प्रति सप्ताह कार्य घंटे, क्या बात है, बढ़िया प्रश्न आया है। बहुत सारे एग्जाम में जो ये रिपीट होता है 45, इसमें सही आंसर आएगा 45 घंटे विथ तैयारी। वो तैयारी भी करते हैं तो वो भी इसी में वो उसके घंटे भी इसी में शामिल है। चिंतन क्या है, तो चिंतन एक तरीके से प्रतीकों का, वैसे फर्स्ट ही ऑप्शन है प्रतीकों का योग है, भाषा प्रयोग प्रत्यक्षीकरण संप्रत्यय में नहीं आएगा, चिंतन है वो प्रतीकों का योग है। अब उसको लग रहा होगा कि प्रतीकों का योग का मतलब क्या है, या अगर हम कहें बहुत सी जगह आपने डायलॉग सुना होगा कि चिंता नहीं करनी चाहिए, चिंतन करना चाहिए। और चिंतन किस बात का कर रहे हैं आप, कोई भी जैसे आपका लक्ष्य है या कोई आपके सामने समस्या है तो वहां पर वो प्रतीकों का योग कैसे होगा जब आप चिंतन कर रहे हैं। तो एक तरीके से आप जैसे कोई समस्या है तो समस्या है तो आप कभी भी मतलब ये नहीं चाहेंगे कि उसका समाधान नहीं निकले, आपके जीवन में भी है तो आप समाधान का प्रयास करेंगे। अब वहां पर आप बहुत सारे जो ऐसे उदाहरण देखेंगे जिससे महान व्यक्तित्व रहे हैं, क्या उनके सामने समस्या रही, फिर समस्या रही तो उस समस्या से वो बाहर कैसे आए। जैसे आपको अब सेलेक्ट होना है, तो आप ये चीज देखेंगे, इस पर चिंतन करेंगे आप निश्चित रूप से, अगर कम नंबर आए हैं आपके या कुछ, तो आप देखेंगे कि जो सफल हुआ है उसने ऐसा क्या किया है, वो एक तरीके से आपके दिमाग में प्रतीक के रूप में बैठेगा, तो प्रतीकों का योग है उसको हम चिंतन कह सकते हैं। 28वां प्रश्न है वो पूछ रहा है कि असत्य कथन कौन सा है, तो असत्य कथन देखना है यहाँ पर हमें। पहला है विकास अधिक विस्तृत और व्यापक है, बिल्कुल ठीक है, वृद्धि भी इसी में शामिल होती है, और परिवर्तन शामिल होते हैं जो जीव में घटित होते हैं, तो पहला जो कथन है वो तो सत्य है, असत्य नहीं है। फिर दूसरा है विकास निरंतर और जीवन पर्यंत प्रक्रिया है, यह शिशु जन्म के साथ आरंभ होता है और व्यक्ति के मृत्यु के साथ, तो ये भी ठीक है, जीवन पर्यंत होता है विकास। वृद्धि है जो बड़े रुक सकती है, विकास है जो होता रहता है। विकास शरीर के विभिन्न अंगों संपूर्ण रूप से व्यवहार में परिवर्तन से संबंधित है, अगर अंगों के साथ साथ संपूर्ण व्यवहार की बात आ गई है तो फिर ये भी सही है। वृद्धि के बिना विकास संभव नहीं है, विकास संभव है, तो लास्ट वाला ऑप्शन इसका असत्य कथन हो जाएगा, यानी सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट है अभिसारी चिंतन एक तरह का है। तो अभिसारी और अपसारी दो प्रकार के चिंतन हैं, उनमें अभिसारी में क्या चीज होगी ये हमसे पूछा गया है। और स्वलीन या स्वली चिंतन है, आलोचनात्मक चिंतन है, इनमें से कोई नहीं, यथार्थवादी चिंतन। और अभी हमने देखा भी था कि जो प्रतिभाशाली होते हैं और वो प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं चाहे कोई भी हैं, वो यथार्थवादी चिंतन करेंगे। तो अभिसारी चिंतन का मतलब हो जाएगा यथार्थवादी चिंतन, दूसरा ऑप्शन इसमें सही उत्तर होगा। तीसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन चिंतन का साधन नहीं है। तो भाषा निश्चित रूप से है, प्रतिमा, अब प्रतिमा का मतलब आपको ऐसे समझना सीधा है, जो मूर्ति होती है उसके बारे में नहीं सोचना, प्रतिमा का मतलब आप ही कुछ ऐसा इमेजिन करते हैं। और प्रतिज्ञप्ति है और गत अनुभूति। अब गत अनुभूति की बात अगर हम करें तो वो चिंतन का साधन नहीं है। गत अनुभूति है वो कहीं ना कहीं उसको प्रभावित करती है लेकिन साधन के रूप में उपयुक्त नहीं हो सकती। नेक्स्ट है रचनात्मक कल्पना किसका एक प्रकार है। तो ये है जो हम कह सकते हैं, जैसे फर्स्ट ऑप्शन है उत्पादनात्मक कल्पना, तो वो रचनात्मक हो सकती है क्योंकि आप कुछ क्रिएटिव कर रहे हैं, क्रिएटिव अगर है तो फिर वो है जो मतलब प्रोड्यूशन के अंतर्गत आ जाएगा और प्रोडक्ट के रूप में है जो आउटपुट मिलेगा वहां पर। तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नांकित में कौन बुद्धि का एक फेनोटाइपिक प्रारूप है। फेनोटाइपिक के अंतर्गत कौन सा आएगा। तो अब ये अगर आपने पढ़ा है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो अब आपको याद रखना है बुद्धि भी है वो एक फेनोटाइप प्रारूप के अंतर्गत शामिल होगी। अभी प्रेरणा प्रभावित करती हैं, किसको प्रभावित करती हैं, तो अधिगम की गति। अगर आप मोटिवेट हैं तो फिर आपकी स्पीड ज़्यादा रहेगी। व्यवहार में परिवर्तन, अगर मतलब आप अभिप्रेरित होते हैं, मोटिवेट होते हैं, तो व्यवहार में चेंज आएगा निश्चित रूप से। और चरित्र निर्माण में भी कहीं ना कहीं इसका योगदान रहता है। तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अभिप्रेरणा है वो अधिगम की गति को, व्यवहार को, चरित्र को, सबको प्रभावित करती है। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण जो तरीके हैं उनका उपयोग करती हैं, कार्यों का उपयोग करती हैं। और वह किससे प्रभावित है ये हमसे पूछा गया है। तो विभिन्न शब्द आ गया है, विभिन्न शब्द को हमें जोड़ना। देखो कोहलबर्ग का नैतिक नहीं, गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। विभिन्न का मतलब हो गया एक से ज्यादा, बहुत सारे, या फिर यहाँ लिखा हुआ वैविध्यपूर्ण और वो इस शब्द से जुड़ रहा है। तो गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत है वो प्रभावित होने के कारण है, जो विद्यार्थियों की जो मतलब कि किसी प्रकार की जो विविधता है ऐसे एक्टिविटी करेगी जिसमें ये विचार उसके मन में रहेगा कि विद्यार्थी हैं, अलग अलग विद्यार्थी में अलग अलग प्रकार की इंटेलिजेंसी होती है और ये सोचते हुए वो काम करेगी। नेक्स्ट है पावलोव के सिद्धांत में महत्वपूर्ण है। पावलोव ने क्या चीज़ है जो सबसे महत्वपूर्ण मानी है। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना उन्होंने समीप्यता को, यानी पहला ही ऑप्शन है वो सही उत्तर हो जाएगा, समीप्यता। और 36 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 36वां क्वेश्चन है अपना विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है। तो तनाव दबाव की बात आ रही है तो कहीं ना कहीं किशोरावस्था की बात है ये, और पहला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट 37 नंबर जो क्वेश्चन है, 6 से 7 वर्ष का बालक दूसरों के विचारों को स्वीकार करने के योग्य नहीं होता, क्योंकि 6-7 साल का जो बालक है वो अहम केंद्रित होगा, ऐसा माना जाता है। और माना क्या जाता है, सही भी है ये, क्योंकि ये जो स्थिति है बहुत ज़्यादा दूसरों के विचारों को स्वीकार करने जैसी स्थिति बनती नहीं है। नेक्स्ट है 38 नंबर पे, मानव समृद्धि और आत्मसिद्धि पर बल देते हुए मानव विकास का आशावादी दृष्टिकोण किसने प्रस्तुत किया था। तो आशावादी दृष्टिकोण में जो अपने यहाँ कैरोन हार्नी है, कुछ जगह आर डी भी नाम आता है, कैरोन हार्नी का नाम आता है, जिन्होंने जो आशावादी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया था, मानव समृद्धि और आत्मसिद्धि पर उन्होंने बल दिया था। फिर नेक्स्ट 39 नंबर पे हमसे पूछा गया है ई क्यू व आई क्यू उदाहरण है, किसके उदाहरण है। तो एक तरीके से इनको हम मान सकते हैं मानक प्रदत्त और स्टैंडर्ड है, मतलब कि 120 IQ है या उसकी EQ अच्छी है, तो ये एक तरीके से स्टैंडर्ड हो गया। 120 से कम है तो उसके आधार पे हम तय कर लेते हैं कि ये कमजोर है, ये प्रतिभाशाली है, इस तरह। 40वां है पुस्तक का नाम है, और पुस्तक का नाम दे रखा है, अंग्रेजी में ही है, उसको हिंदी करके लिखा है, वर्किंग विद इमोशनल इंटेलिजेंस, संवेगात्मक बुद्धि के साथ काम करना। और इसके लेखक का नाम पूछा गया है, डेनियल गोलमैन की पुस्तक है ये, वर्किंग विद इमोशनल इंटेलिजेंस। किताब का नाम है, इंपॉर्टेंट हो सकता है, याद रखना है, डेनियल गोलमैन।
41 नंबर जो क्वेश्चन है वहाँ पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की सही विशेषता नहीं है पूछा गया है, ये आपको ध्यान देना है। अधिगम कोई परिणाम न होकर एक प्रक्रिया है, बिल्कुल शानदार है। और ये चीज है ना, यहाँ से आप सबक भी ले सकते हैं। जैसे आपको चाहिए सिलेक्शन, ज्यादा नंबर चाहिए, तो आप कभी भी उसके बारे में आपको नहीं सोचना, आपको सोचना है प्रक्रिया के बारे में। आपको बहुत अच्छे से नोट्स तैयार करने हैं, जो क्लासें उनको देखना है, नोट्स को रिवाइज करना है, क्लास में जब पढ़ रहे हैं तो ढंग से पढ़ना है, टेस्ट वगैरह हैं जो भी चल रहे हैं आपके, उनकी बढ़िया तैयारी करनी है। तो फिर ये चीज़ है वो बाई प्रोडक्ट के रूप में आपको मिल जाएगी। यानी आपको प्रक्रिया बहुत अच्छी होनी चाहिए, उस पर फोकस करना है। अधिगम सदैव अधिगम प्रक्रिया सदैव उद्देश्य को, निश्चित रूप से कोई मकसद तो होता ही है। अधिगम अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव पर आधारित होता है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। ये भी तीसरा भी, यानी लास्ट वाला है जो असत्य हो जाएगा। मूल प्रवृत्ति तथा प्रतिक्षेपी क्रिया की वजह से व्यवहार में आया परिवर्तन अधिगम है, ऐसा नहीं है। मूल प्रवृत्ति कहीं निश्चित रूप से सत्य होना जरूरी नहीं है, प्रतिक्षेपी क्रिया आवश्यक नहीं है। क्योंकि अधिगम है उसमें जो प्रकार है उसमें औपचारिक, अनौपचारिक भी हो सकता है, निरौपचारिक भी हो सकता है। रेने जूली रेने रेन जूली की थ्री रिंग कॉन्सेंट में प्रतिभाशाली की विशेषता थी। अब यहाँ पर जिन विद्वान का नाम आया है रेन जूली का, और उनका जो कॉन्सेप्ट है थ्री रिंग कॉन्सेप्ट, वैसे कॉन्सेंट लिखा हुआ कॉन्सेंट, और वो ये सोचते हैं जैसे प्रवाह, मूल सोच, विशिष्ट क्षमता, कार्य प्रतिबद्धता, मौलिकता, बोधगम्यता, उच्च उपलब्धि, विशिष्ट क्षमता, प्रतिबद्धता, औसत से अधिक सामान्य क्षमता। औसत शब्द उन्होंने यूज किया था। उच्च प्रतिबद्धता, उच्च रचनात्मकता, यानी कि जो लास्ट वाला ऑप्शन है वो आ जाएगा प्रतिभाशाली बालक की विशेषताओं में। किस विद्वान द्वारा? रेन जूली के द्वारा, थ्री रिंग कॉन्सेप्ट। गेगन ने प्रतिभाशाली बालक का मॉडल दिया है, विविधीकरण वाला मॉडल दिया है, तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है वो ही सही उत्तर हो जाएगा। 44वां है, निम्न में से किस तकनीक के अंतर्गत एक बच्चा किसी चीज को हासिल करता है जिसे बाद में वो अपनी इच्छुक चीजें, कार्य या लाभ में बदल सकता है? तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा टोकन इकोनॉमी। टोकन इकोनॉमी का मतलब आपने भी कहीं बहुत सारे ऐसे होटल वगैरह होते हैं या छोटे कोई रेस्टोरेंट वगैरह में अगर आप गए तो वहाँ टोकन सिस्टम होता है, तो वही इसमें आ जाएगा। कौन सी तकनीक के अंतर्गत एक बच्चा किसी चीज को हासिल करता है, बाद में वह इच्छुक चीजें, कार्य या लाभ में बदल सकता है? तो पहले उसको जैसे ऐसे मान लीजिए एक टोकन मिल गया है, बाद में उस टोकन के आधार पर वो अपनी इच्छुक कोई भी चीज जैसे मतलब वो प्राप्त करना चाहता है उसे प्राप्त कर सकता है। टोकन इकोनॉमी के अंतर्गत आएगा ये। नेक्स्ट है सीखना है। तो सीखना क्या है भाई? पहला है संवेगों के क्षीण संबंध रखता है, और सीखने वाले के संवेगों से स्वतंत्र है, सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित नहीं होता, होता है बहुत ज्यादा होता है, सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है। अगर आप रो रहे हैं किसी चीज का, आपके मन में दुख है, तो फिर आपको अधिगम कम होगा, उसकी स्पीड कम रहेगी। और अगर आप खुश हैं तो कहीं ना कहीं आपकी जो सीखने की गति है वो ज्यादा रहेगी। 46 नंबर पे क्वेश्चन है अपना, एक विशेष स्तर पर बच्चे मौलिक तर्क का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तथा सभी प्रकार के प्रश्नों का जवाब जानना चाहते हैं। पियाजे ने इसे अंतर्ज्ञान कहा है। पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन सा चरण इस अर्थ को रिलेट करता है? तो साकार संचालन है, पूर्व संचालन, क्योंकि अंतर्ज्ञान की बात अगर की जा रही है तो कहीं ना कहीं वो पूर्व संचालन के अंतर्गत आएगा, और पियाजे ने इसे है जो पूर्व संचालन के अंतर्गत जो चरण है उसको शामिल किया है। और मौलिक तर्क की बात की जा रही है तो निश्चित रूप से ये होना ही है। 47 नंबर पर क्वेश्चन है, सक्रिय अनुक्रिया अनुबंधन जिस उद्दीपक अनुक्रिया पर आधारित है वह है। तो सक्रिय अनुक्रिया की बात की जा रही है तो प्रभाव का नियम इसके अंतर्गत आ जाएगा। हम जो जबी थांडाई के जो नियम है उसमें तत्परता, अभ्यास और जो प्रभाव की बात करते हैं, तो उसमें सक्रिय अनुक्रिया की बात की जाए अगर, तो फिर वो इसके अंतर्गत आ जाएगा, प्रभाव के नियम के अंतर्गत। नेक्स्ट है, किशोर के असामान्य व्यवहार का सबसे अधिक प्रभाव कौन सी संस्था पर पड़ता है? तो कहीं ना कहीं जैसे परिवार है, तो असामान्य व्यवहार है अगर करता है बालक तो परिवार पर उसका प्रभाव पड़ेगा, निश्चित रूप से पड़ेगा, और समाज पर भी पड़ेगा। तो यहाँ जो तीसरा ऑप्शन है अपना वो इसका सही आंसर हो जाएगा। मैंने जो तीनों पे राउंड लगा दिए हैं इनको मिटा देता हूँ मैं, बाई चांस बाद में कोई स्टूडेंट है जो स्पीड से देख रहा होगा तो वो गलत भी मान सकता है। ये दोनों 49 नंबर जो क्वेश्चन है वहाँ पूछा गया हमसे कि शेषवावस्था मानव विकास की प्रमुख अवस्था है कौन से नंबर की? तो वो द्वितीय में आएगी, क्योंकि भ्रूण अवस्था है उसको हम प्रथम मानते हैं, तो फिर द्वितीय अवस्था के अंतर्गत शेषवावस्था आ जाएगी।
और 50 यानी कि आधे आ गए हैं हम। 50वां क्वेश्चन है अपना, निम्न में से कौन सी कक्षा शिक्षण में जनतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं है? तो जनतांत्रिक के अंतर्गत क्या आएगा? तो जनतांत्रिक के अंतर्गत क्या नहीं आएगा ये पूछा गया है। व्याख्यान विधि के अंतर्गत वो जनतांत्रिक नहीं होती है। जैसे प्लानिंग की गई है, आपने अन्वेषण काम कर रहे हैं, मस्तिष्क उद्वेलन है, तो इसमें विद्यार्थी बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है, इसमें भी रहता है, इसमें भी योजना में खुद ही खुद प्रोजेक्ट पर काम करता है। अब व्याख्यान विधि में क्या होता है कि शिक्षक ही बोलता रहता है। जैसे एक तरीके से अभी जो विधि है उसमें कोई विद्यार्थी है वो इंटरेक्ट नहीं कर सकता सीधे सीधे, तो क्योंकि लाइव क्लास नहीं है, तो ये एक तरीके से ये व्याख्यान जैसी स्थिति बनती है और ये जनतांत्रिक नहीं है। नेक्स्ट है 51वां, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा की प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है? पूछल्ले शब्दों को थोड़ा सा अच्छे से देखना हमें। यह व्यक्ति को लक्ष्य की ओर ले जाता है, अभिप्रेरणा ले जाती है, ये तो सही है। व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताओं की संतुष्टि भी ठीक है। यह मनोवैज्ञानिक आकांक्षाओं को प्राप्त करने में सहायता करता है, बिल्कुल ठीक है। यह व्यक्ति को अप्रिय स्थिति से दूर रखता है, अप्रिय स्थिति से दूर रखने का प्रयास तो करेगा लेकिन 100% गारंटी नहीं है, यानी कि चौथा ऑप्शन है वो इसमें सही आ जाएगा। किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है, किस व्यक्ति ने कहा था? पहले भी देख चुके हैं हम, जोन्स के द्वारा कही गई ये बात है। तो इसमें जो तीसरा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, जोन्स। नेक्स्ट है, राजस्थान में आरटीई 2009 को कब लागू किया था? आरटीई बहुत महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। इसमें कुछ जगह कंफ्यूजन भी है, जैसे कुछ किताबों में डेट अलग मिलेगी आपको। फिलहाल जैसे यहाँ अपने पास जो ऑप्शन है उसमें मैं बता रहा हूँ 29 मार्च 2011 को लागू कर दिया गया था। कुछ जगह किताबों में अलग भी आ सकता है, कहीं आपको चिंता नहीं करनी है। राजस्थान में इसका नाम भी अलग रखा गया था और वर्ष भी अलग जोड़ा गया था उसमें, तो वो चीज़ें जब आप पढ़ेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। यहाँ जो सही उत्तर है, कुछ जगह आप 1 अप्रैल 2011 पढ़ेंगे लेकिन सही है वो 29 मार्च 2011। और मैं किस बिहाफ पे बता रहा हूँ, तो जैसे राजस्थान में जो सबसे महत्वपूर्ण लेखक हैं साइकोलॉजी में, या ऐसे कहें कि जिन्होंने मतलब प्रभावशाली किताबें लिखी हैं साइकोलॉजी की, तो उनमें ज़्यादातर ने 29 मार्च को माना है। 54वां प्रश्न है, एक प्रतियोगी छात्र रीट एग्जाम की तिथि निश्चित नहीं होने पर भी वह रीट की कड़ी मेहनत करता है, यह सिद्धांत है। और मुझे लगता है कि कितना बढ़िया प्रश्न यहाँ पर बनाया गया है। बहुत सारे विद्यार्थी, जब भी मैं थोड़ा पहले तैयारी की कहता हूँ तो उनको लगता है कि यार ये अपना कुल मिला के जुगाड़ कर रहा है, लेकिन यहाँ जब प्रश्न को पढ़ रहे हैं तो एक प्रतियोगी छात्र रीट एग्जाम की तिथि निश्चित नहीं है, मतलब कब होगा ये पता नहीं है, लेकिन वो कड़ी मेहनत कर रहा है क्योंकि उसके अंदर है जो कहीं ना कहीं ये दिमाग में बैठ गया है कि ये काम है वो करेंगे तो कहीं ना कहीं सफलता मिलेगी, क्योंकि एग्जाम कभी ना कभी होना है, तिथि निश्चित नहीं होगी, एग्जाम भी होगा और रिजल्ट भी आएगा उसका। तो अनुक्रिया उद्दीपक के अंतर्गत इसको हम शामिल करेंगे। एक प्रतियोगी छात्र रीट एग्जाम की तिथि निश्चित नहीं होने पर भी रीट की कड़ी मेहनत करता है, तैयारी करता है, मतलब कड़ी मेहनत का मतलब वह सिद्धांत अनुक्रिया उद्दीपक कहलाएगा। मनोसामाजिक विकास सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर बल देता है? तो इसके अंतर्गत देखो, जैसे उद्दीपन तो नहीं है, मनोसामाजिक की बात की जा रही है, तो उद्दीपन प्रतिक्रिया नहीं है, लिंगीय प्रसूति स्तर नहीं कहेंगे, उद्यम के मुकाबले में हीनता स्तर इसको कहा जा सकता है, मनोसामाजिक विकास सिद्धांत। और नेक्स्ट है, फ्रायड ने किस पद का उपयोग मन की संरचना के लिए अपने सिद्धांत का वर्णन करने के लिए किया था? तो आइसबर्ग शब्द यूज होता ही है, वो 1/10 वाला, काफी बार आपने ये पढ़ा भी होगा कि हमारा जो मस्तिष्क है वो केवल मतलब 10% काम करता है, 90% तो है जो अवचेतन में ही रहता है, अगर हम उसका उपयोग कर लेंगे तो न जाने क्या हो जाएगा, धरती पलट जाएगी, तो वो चीजें हैं उसमें। आइसबर्ग शब्द, आइसबर्ग का मतलब आपको समझना है जो एक बहुत बड़ी मतलब कि बर्फ की चट्टान है जिसका 9वां भाग या 10वां भाग, ऐसे 1/10 कहते हैं, तो बहुत ज्यादा भाग है वो जो पानी के अंदर डूबा हुआ रहता है और कुछ ही भाग में बाहर नजर आता है, वो आइसबर्ग की बात की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मार्क रीड मीड के अनुसार वैयक्तिक भिन्नताओं के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण। अब यहाँ जो विद्वान है उनका नाम है मार्क रीड, और ये बात करते हैं महत्वपूर्ण सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक मानते हैं जैविक मनोवैज्ञानिक सहजातीय सांस्कृतिक जो कारक हैं उसको वैयक्तिक भिन्नता में बहुत ज्यादा महत्व देते हैं, या सबसे महत्वपूर्ण कारक मार्गरेट मीड मानते हैं। तो
कल्चरल है, निश्चित रूप से कहीं फर्क भी पड़ता है, और जो विद्वानों के मत हैं उनमें तो खास तौर से बहुत ज़्यादा फोकस रखना ही है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं सीधे सीधे। आगे हैं बालकों में आदत सीखने का परिणाम है, कहीं ना कहीं पहला ही ऑप्शन शायद तक आगे बात करने की आवश्यकता ही नहीं है। व्यक्तित्व निर्माण में अवरोध, अवरोध नहीं, फिर ठीक है, पहला ही सही है। बालकों में आदत सीखने का परिणाम है। अब वो नेगेटिव हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, और ज्यादातर अगर पॉजिटिव है तो अच्छा है। समपुष्ट संवर्धन कार्यक्रम होते हैं, तो समपुष्ट संवर्धन के अंतर्गत देखो, कमजोर बालकों के लिए नहीं, समपुष्ट संवर्धन में आएंगे प्रतिभाशाली बालक, क्योंकि इनको थोड़ा सा एडवांस लेवल का काम देना पड़ता है, नहीं तो फिर शरारत आती है इनके दिमाग में। आगे बात करते हैं 60वां जो प्रश्न है, बुद्धि में किस प्रकार के चिंतन का समावेश है आप शामिल करेंगे। तो अभी हम बात करके आए हैं अभिसारी चिंतन के बारे में, हमने बहुत अच्छे से बात की है, और यहाँ पर भी जो पहला ऑप्शन है वही सही हो जाएगा, अभिसारी। नेक्स्ट है दुर्बलीकरण बाधा है किस कार्यात्मक स्तर पर, क्योंकि आप दुर्बल हैं तो काम नहीं होगा, तो कार्यात्मक स्तर पर वो बाधा हो जाएगा। 62वां क्वेश्चन है, जब शिक्षक द्वारा छात्रों के लघु समूह बनाकर प्रत्येक समूह को विषय संबंधी समस्या दी जाए, छात्र चर्चा समाधान या निष्कर्ष निकालते हैं, तो यह किस उत्पादन की ओर संकेत कर रहा था। आप कहीं ना कहीं इसमें, मैं खुद ही 62वां क्वेश्चन है, मैंने तो जो प्रश्न है वो 63वां पढ़ दिया, जबकि 62वां का आंसर हमने देखा ही नहीं है। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा टेलर द्वारा प्रदत्त सृजनात्मकता का सिद्धांत का चौथा स्तर है। तो उत्पादक सृजनात्मकता, टेलर द्वारा जो सृजनात्मक स्तर सिद्धांत दिया था उसका चौथा स्तर माना जाता है उत्पादक सृजनात्मक। और अगला प्रश्न मैंने पढ़ ही दिया है। कुल मिला के आप एक समस्या देते हैं, एक ग्रुप में बच्चे हैं जो चर्चा करके कई निष्कर्ष निकालते हैं, तो उसको आप निर्मितवाद कहेंगे, निर्मितवाद के अंतर्गत वो चीज आएगी। और 64वां क्वेश्चन है, उद्देश्यों का सीधा संबंध होता है। तो उद्देश्य आप जैसे पढ़ा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उद्देश्य हैं वो उससे रिलेटेड ही होंगे, तो शिक्षण से सीधा संबंध होगा उनका उद्देश्यों का, जो उसी के हिसाब से आप पढ़ाएंगे जो आपने उद्देश्य बनाया। नेक्स्ट है 65 नंबर पे जो क्वेश्चन है वहाँ पूछा गया है, विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा बालक आता है। तो डाल्टन प्लान, कांच घर में, पिछड़ा बालक, प्रतिभाशाली बालक, मंद बालक और विशिष्ट है सभी। पिछड़ा बालक भी विशिष्ट होगा, प्रतिभाशाली भी विशिष्ट के अंतर्गत आएगा, मंद बुद्धि भी आएगा, तो इनमें से सभी। 65 में चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। 66वां प्रश्न है, वैयक्तिक विभिन्नताओं के आधार पर पार्क हर्स्ट ने बालकों के लिए शिक्षा पद्धति थी, किस प्रकार की शिक्षा पद्धति थी। तो पार्क हर्स्ट का संबंध है वो डाल्टन प्लान से। 67 पे प्रश्न है अपना, किसी बच्चे में सृजनशीलता विकसित करने के लिए अध्यापक को नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो जैसे पहला है बच्चे की क्रियाओं को प्रतिबंधित करना, अगर प्रतिबंधित कर देंगे आप तो फिर सृजनशीलता तो संभव ही नहीं है, तो पहले ऑप्शन इसमें सही है। 68 पे है, निम्न में से कौन सा शिक्षण व्यवहार परंपरागत संगठन का सिद्धांत कार्य केंद्रित पर आधारित है। तो देखो, परंपरागत संगठन की बात की जा रही है, एक तंत्रीय ठीक हो सकता है, प्रजातंत्रीय हो सकता है, हस्तक्षेप रहित शिक्षण व्यवहार। और यहाँ निश्चित रूप से जो तीसरा ऑप्शन है उसको सही मानना चाहिए, क्योंकि जब शिक्षण व्यवहार परंपरागत संगठन सिद्धांत कार्य केंद्रित रहेगा तो हस्तक्षेप रहित वो रहेगा। आगे है, कक्षा में सहकारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो शिक्षा कैसी होनी चाहिए, सहकारी। तो बात करते हैं व्यक्तिगत योजना, तो फिर सहकारी में नहीं आएगा। काम के लिए कक्षा को छोटे समूह में विभाजित करो और ग्रुप है वो मिलकर काम करेगा, तो वो सहकारी शिक्षा में आ जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन सही हो गया, दूसरा। 70वां क्वेश्चन है अपना, एक आत्म निर्देशित आत्म अनुशासित सोच जो एक तरीके से गुणवत्ता के उच्चतम स्तर पर तर्क करने का प्रयास होता है, उसे आप क्या कहेंगे। तो आत्मनिर्देशित है, अनुशासित है और गुणवत्ता के उच्चतम स्तर पर तर्क करने का प्रयास है अगर, तो उसे हम कहेंगे आलोचनात्मक सोच। अब आलोचना ज्यादातर हम जब इस शब्द का प्रयोग करते हैं तो हम इसको नेगेटिव अर्थ में ही लेते हैं, कि हम किसी की जैसे बुराई कर रहे हैं तो उसको नेगेटिव पॉइंट के एज ए नेगेटिव पॉइंट लेते हैं, जबकि आलोचना के अंतर्गत दोनों पॉइंट है, प्लस पॉइंट भी है और माइनस, यानी नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चीजें हैं वो इसके अंतर्गत शामिल होती है। तो इसमें चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, 70 नंबर में। आगे है स्वलीनता की सर्वप्रथम व्याख्या लियो केनर दी थी है, तो स्वलीनता के साथ लियो केनर को याद रखना है। 72वां क्वेश्चन है, सीखने की अक्षमता वाले
शिक्षार्थी किस प्रकार की कक्षा में अन्य छात्रों के साथ सीखते हैं। तो समावेशी यानी एडजस्ट करना सबको। आजकल अपनी जो शिक्षा है उसमें सरकार की तरफ से भी काफी सारे प्रयास किए जा रहे हैं ताकि उसको समावेशी बनाया जा सके और जिस क्षेत्र का बालक है उसको उसी क्षेत्र की जो स्कूल है वहां पर शिक्षा मिल सके। नेक्स्ट 73 नंबर जो क्वेश्चन है वह हमसे पूछा गया है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में कहीं ना कहीं जो सक्रिय और फिर सक्रिय के साथ उस सभी जगह सरल लिखे हैं, लेकिन अधिगम स्वभाव में सक्रिय भी हैं और सामाजिक भी हैं। सरल नहीं हो सकता, वैसे सरल और या निष्क्रिय शब्द आ गया तो क्रिय भी नहीं हो सकता, यानी दूसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। 74 है 9 वर्ष के बालक की नैतिक तर्कना मोरल रीजनिंग किस पर आधारित होती है। तो पहला ऑप्शन है जैसे किसी कार्य के भौतिक परिणाम उसकी अच्छाई या बुरी को निर्धारित करते हैं, ये हो गया एक तरीके से 9 साल के बालक की जो मोरल रीजनिंग है वो, क्योंकि भौतिक परिणाम अच्छाई बुराई निर्धारित करेंगे। भौतिक परिणाम का हो गया जिसको वो फिजिकली देख सके, है ना, जैसे झापड़ पड़ रही है तो वो एक तरीके से वो भौतिक परिणाम है। फिर अगर झापड़ पड़ रही है तो वो उसके दिमाग में ये चीज आ जाएगी कि ये चीजें जो गलत है, या शाबाशी मिल रही है, पीठ थपथपाई जा रही है तो वो ये इनाम मिल रहा है तो अच्छा ही मान जाएगा। नेक्स्ट 75 नंबर का जो क्वेश्चन है शारीरिक गामक विकास से संबंधित मुख्य शिक्षा शास्त्री। तो शारीरिक गामक विकास में जो मेरिन डायमंड है नाम, तो फिर तो नहीं है, तगड़ा काम है, वो प्रयास करते हैं और मुख्य शिक्षा शास्त्री के अंतर्गत इनको शामिल किया जाता है, मेरिन डायमंड। नेक्स्ट है 76 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरित व्यवहार का लक्षण है। तो अभिप्रेरित व्यवहार का लक्षण यानी कि कहीं ना कहीं आप किसी एक मतलब डायरेक्शन में काम कर रहे हैं तो व्यवहार में दिशा, या जो तीसरा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। आदत निर्माण में वेलेंटाइन ने कितने नियमों का उल्लेख किया है। तो जो वेलेंटाइन द्वारा 7 नियम बताए गए थे आदत निर्माण में, कहीं ना कहीं हमें भी फॉलो करना चाहिए, और ये 7 पॉजिटिव के लिए, नेगेटिव के लिए नहीं, पॉजिटिव के लिए 7 सही हो जाएगा। विकास के किस काल में बालक की वाम हस्तता की आदत को दक्षिण हस्तता में बदला जा सकता है। तो शुरुआती दौर का मतलब हो गया शेषवावस्था में। बाद में जैसे आप में से भी बहुत सारे होंगे जो लेफ्ट हैंड से लिखना जानते हैं, या लेफ्ट अगर आप क्रिकेट वगैरह पसंद करते हैं और लेफ्ट हैंड से खेलते हैं, तो अब आप अगर राइट हैंड से खेल रहे हैं तो वहां समस्या हो सकती है। 79 नंबर जो क्वेश्चन है वह है निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य क्रिया अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत का गुण है। तो अनुकूलन और अधिगम, यानी कि लास्ट वाला ऑप्शन है इसमें सही हो जाएगा 79 में। अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत का गुण है अनुकूलन और अधिगम। अब 80 नंबर, एक बालक टमाटर से बहुत अच्छे से परिचित है परंतु उसने कभी सेब नहीं देखी थी। सेब को देखते ही बालक चिल्लाता है ये टमाटर है, और आजकल देखो किस्मत ऐसी है कि वास्तव में टमाटर है जो वो सेब से भी भारी पड़ रहा है। जब माँ कहती है नहीं यह एक सेब है, ये उदाहरण प्रस्तुत करता है किसको। तो फिर बालक है जो उसको समझेगा, तो समावेशीकरण या आत्मसातीकरण इसको कहेंगे हम। और इस तरह का जो प्रश्न आता है उसको हम अपनी जो क्या कहते हैं जो टीचर्स होते हैं, जो कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चे होते हैं, उनकी टेक्निकल लैंग्वेज में उसको कहते हैं अप्लाइड क्वेश्चन, क्योंकि आप इस तरह से कहीं पढ़ेंगे नहीं, केवल और केवल आपको वहाँ पर जो परीक्षा में प्रश्न दिखेगा कभी आपने पहले पढ़ा नहीं होगा, तो वहाँ आप आराम से इसका जवाब दे सकते हैं। अप्लाइड अगर क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत उससे रिलेटेड आप नॉलेज रखते हैं। तो यहाँ पर जो उदाहरण देखा था हमने कि भाई वो टमाटर से परिचित है, अब वो सेब देखता है लेकिन सेब पहले सेब से परिचित नहीं है, तो अब वो समावेशीकरण या फिर आत्मसातीकरण के अंतर्गत आ जाएगा। प्रासंगिक सीखना से अभिप्राय है, प्रासंगिक का मतलब प्रसंगवश आप कुछ सीख रहे हैं, तो बिना उद्देश्य या इच्छा के सीखना, कि जैसे आप बैठे थे कोई एक प्रसंग आ गया और उसमें आपने जो वो चीज सीख ली, तो आपका उद्देश्य तो नहीं था या इच्छा भी नहीं थी, लेकिन प्रसंग के कारण उस प्रसंगवश आप सीख गए, तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। रॉबर्ट गेने का नाम आया है। अधिगम के प्रकार बताए थे, 8 प्रकार बताए थे रॉबर्ट गेने ने, तो दूसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। और 83 नंबर जो क्वेश्चन है वहां पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा डेविड कोल्ब के अनुसार आनुभाविक अधिगम चक्र से संबंधित नहीं है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है मूर्त अवधारणा वाला, वो इसमें सही उत्तर हो जाएगा। 84 नंबर पे पूछा गया है कि विकास के किस चरण को नायक पूजा की प्रवृत्ति का प्राचुर्य कहा जाता है। तो किशोरावस्था में एक
मतलब बालक है, किशोर है, बालक है या चाहे बालिका है, वो कहीं ना कहीं हीरो मतलब से प्रभावित होता है। कोई ना कोई उसका भले स्पिरिचुअल हो सकता है, चाहे वो अगर मूवी वगैरह देखता है या अगर किसी स्कूल में इंस्टीट्यूट में पढ़ता है तो कोई टीचर हो सकता है। तो नायक पूजा की प्रवृत्ति है वो प्रारंभिक किशोरावस्था में रहती है। चाहे देश के लीडर वगैरह हैं जो भी हैं, तो उस समय वो थोड़ा सा प्रभावित होता है। नेक्स्ट 85 नंबर पे है, निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक को मौलिक व्यवहारवादी के रूप में वर्णित किया जाता है। अभी थोड़ा हम देखते हैं। आपने बहुत सारे लड़कों मतलब आप इस अवस्था से गुजर रहे हैं थोड़ा बहुत, थोड़ा इसे ऐसे कह सकते हैं उत्तर किशोरावस्था या फिर ठीक स्थिति में है। लेकिन आपने बहुत सारे ऐसे बच्चों के स्टेटस देखे होंगे, 9th 10th में है या 11th में है और वो चलाते हैं, तो आपने डायलॉग सुने होंगे मैं फैन भगत सिंह दा या इस तरह के। तो वो कहलाती है नायक पूजा की प्रवृत्ति। कहीं ना कहीं उनका जो एक तरीके से अनकॉन्शियस उनके माइंड में प्रभाव बहुत ज्यादा रहता है। तो आप ये अब याद रखेंगे, प्रारंभिक किशोरावस्था में ये संभावना ज्यादा रहती है। 85 नंबर जो क्वेश्चन है अपना, वहां पूछा गया कि किस मनोवैज्ञानिक को मौलिक व्यवहारवादी के रूप में वर्णित किया जा सकता है। तो स्कीनर है वो मौलिक व्यवहारवादी के रूप में वर्णित किए जा सकते हैं। वैसे अब जब भी इस तरह का प्रश्न आता है, कल भी जैसे व्यवहारवादी वाली बात आई थी, और जब भी हमने 88 में सी वाले ऑप्शन की भी बात की, वहां पर हर एक जो सिद्धांत दिया गया है उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया जा चुका है। भारत में हो सकता है कि बहुत ज्यादा यहाँ की जो यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है वो उसको सपोर्ट नहीं करता, सारे सिस्टम है जो अप्लाइड नहीं हो सकते, लेकिन पूरे वर्ल्ड लेवल पर जैसे जितने हम यहाँ जो रिसर्च करने वाले मनोवैज्ञानिक वगैरह पढ़ रहे हैं, तो वो सब है विदेशी हैं, और विदेशों में उन चीज़ों को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया जा चुका है। तो हमें अब वहाँ पर क्या सही मानना है, तो अगर आरबीएससी की किताब है जैसे 11वीं 12वीं में साइकोलॉजी चलती है वहाँ है, या फिर पहले वो क्वेश्चन आया है और आरपीएससी ने उसमें क्या माना। जैसे वो जो 88 नंबर पे था वो क्वेश्चन पहले आरपीएससी ने दिया था, लेकिन उसको डिलीट कर दिया था। तो इस तरह के प्रश्नों में थोड़ी सी टेक्निकल समस्या रहेगी, उनका भी समाधान करने का प्रयास हम करेंगे। यहाँ मौलिक व्यवहारवादी में आपको फिलहाल स्किनर सही मानना है। और नेक्स्ट है 86 नंबर पर जो प्रश्न है, स्केप होल्डिंग। स्केप होल्डिंग को और हिंदी में ऐसे कहा जाता है पार्ड, पार्ड कहा जाता है, या फिर ढांचा भी कह सकते हैं जिसको हम ढांचा। एक तरीके से इसको मैं आपको उदाहरण देके बताऊं तो जैसे ईंट बनाते हैं कोई भट्टा अगर आपने देखा है, तो ईंट जब बनाते हैं तो उसके लिए एक ऐसा मतलब पहले ढांचा सा बना हुआ रहता है, लकड़ी का खांचा बोलते हैं या वो, और उसी के आधार पे आगे से आगे वो उसमें भरा मिट्टी को और सही करके और वो ईंट बन जाती है। तो ये एजुकेशन फील्ड में भी ये शब्द है जो जेरोम ब्रूनर ने उपयोग किया था, स्केप होल्डिंग या फिर ढांचा या पार्ट। और होता क्या है, एक सिस्टम होता है और उस सिस्टम के अकॉर्डिंग है जो बच्चों को ढाल दिया जाता है, या ऐसे हम सरल भाषा में समझ सकते हैं उसको। नेक्स्ट है, जिन संवेगों से विकार होता है उसे क्या कहा जाता है। तो जिन संवेगों से विकार होगा, विकार का मतलब होता है गलत बात, कहीं ना कहीं मतलब जो चीज है वो उल्टी पुल्टी हो जाती है, तो वो नकारात्मक संवेग कहलाएंगे। नेक्स्ट है 88 नंबर पे, बाल मनोविज्ञान का सिद्धांत मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत प्रारंभ के 4-5 वर्षों के अनुभव पर आधारित होता है। तो बाल मनोविज्ञान का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है वो यहाँ पर सही हो जाएगा, पहले ऑप्शन। 89 में है, एक उपयुक्त परीक्षण व जांच सूची के द्वारा छात्र की बुद्धि, व्यक्तित्व तथा कक्षा व्यवहार के बारे में जानकारी एकत्र की गई है। तो अगर आप जानकारी एकत्र कर रहे हैं तो उसको आप क्या कहेंगे, मूल्यांकन नहीं कहेंगे, मूल्यांकन अलग होता है। आप जानकारी एकत्र कर रहे हैं तो वो आकलन कहलाएगा। तीसरा ऑप्शन इसमें सही होना चाहिए। 90 नंबर पे प्रश्न है, एक विशेष परिस्थिति में किसी दिए गए सामान्य सिद्धांत को लागू करने की क्षमता को आप देखो। परिस्थिति विशेष है और सामान्य सिद्धांत आप लागू कर रहे हैं, तो वो निगमन तर्क के अंतर्गत आएगा, निगमन तर्क के अंतर्गत आएगा। अब कुछ को लगेगा कि जो पहला ऑप्शन है और तीसरा ऑप्शन है उसमें क्या अंतर है, तो कोई अंतर नहीं है। अगर आपने पहला किया है तो भी सही है और तीसरा किया है तो भी सही है। 91 नंबर क्वेश्चन है, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से बौद्धिक विकास का हिस्सा है। क्योंकि अवधारणाएं हैं वो कहीं ना कहीं बौद्धिक विकास से रिलेटेड रहेगी, खाली स्थान दिया है वहां आपको फिलअप करना है बौद्धिक विकास। मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, क्या बात है। क्यों है, क्योंकि भाषा का प्रयोग करता है, हाथों का प्रयोग करता है, पैरों से चलता है, तो बहुत सारे और भी चलते हैं, भाषा भी होती है, बहुत सारे मतलब जीवों की भी अपनी अपनी भाषा होती है, समझ जाते हो, चिंतनशील है। ये है वो सर्वश्रेष्ठ बनाने वाली बात। तो
92 में दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 93 है, कक्षा में व्याख्या प्रस्तुत करते समय शिक्षण को श्याम पट्ट से कितने अंश के कोण पर खड़ा होना चाहिए? तो 45 डिग्री। इसका मतलब क्या है? कुछ विद्यार्थियों को ऐसे लग रहा होगा कि इसका मतलब क्या है, तो कम से कम इस सीध में तो नजर जानी ही चाहिए। एकदम से ऐसे नहीं कि वो सामने देख रहा है, दोनों आंखें हैं जो बोर्ड की तरफ, ऐसे नहीं होना चाहिए। और बहुत सामान्य प्रश्न है, लेकिन असामान्य स्थिति पैदा कर सकता है अगर परीक्षा में आ गया और आपने 90 कर दिया या 135 कर दिया तो। नेक्स्ट 94 नंबर जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। 94 में हमसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी प्रक्रिया क्रिया प्रसूत अनुबंधन से संबंधित नहीं है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन से रिलेटेड नहीं है, उसका आपको पता लगाना है। तो क्रिया प्रसूत से देखो, आकृतिक रूपण या शेपिंग तो है, विलोपन भी है, सहज पुनः प्राप्ति भी है। कुछ दिनों बाद जैसे आप प्रयास करेंगे तो वो रिकवरी हो जाएगी उसकी। अनुकरण या सामाजिक अनुकरण शब्द है वो जो है क्रिया प्रसूत अनुबंधन से रिलेटेड नहीं है। विलोपन है, विलोपन में कुछ को लग रहा होगा कि जब विलोपन अगर उसमें आ रहा है तो विलोपन का मतलब ये हो गया, जैसे वो जो कुत्ते वाला प्रयोग है उसमें जब घंटी को बंद कर दिया गया था तो कुछ समय बाद ऐसी स्थिति बन गई थी कि वो जो कुत्ते के मुंह से लार आती थी वो खत्म हो गई। नेक्स्ट है 95 नंबर अपना क्वेश्चन है, शिक्षण का प्रारूप हो सकता है। तो शिक्षण का प्रारूप देखो, प्रशिक्षण हो सकता है, ट्रेनिंग एज ए ट्रेनिंग है जो हम मतलब करवा सकते हैं शिक्षण। अनुबंधन हो सकता है निश्चित रूप से कि भाई ये इस तरह की प्रक्रिया है और उसके बाद आउटपुट ये होना चाहिए। अनुदेशन और प्रतिपादीकरण भी हो सकता है, प्रतिपाद्य निश्चित रूप से होता है। तो यहाँ चौथा ऑप्शन यानी कि उपरोक्त सभी वाला सही हो जाएगा। ईगो मनोवैज्ञानिक के रूप में एरिक इरिक्सन को माना जाता है, और एकदम वो जो सब दिए हैं वो प्राइड किए हैं वो मैटर अलग है। यहाँ पर ईगो मनोवैज्ञानिक पूछा गया है एरिक इरिक्सन, जिन्होंने इसके बारे में सबसे विस्तार से बात की है। नेक्स्ट 97 नंबर जो क्वेश्चन है, एन फ्लेंड्रस द्वारा प्रतिपादित अंतः क्रिया विश्लेषण तकनीक, और इसके अंतर्गत शाब्दिक व्यवहार है जो शामिल किया जाता है। शाब्दिक व्यवहार को परिमार्जित और बेहतर बनाने हेतु प्रयोग में लाया जाता है। तो याद रख लेना है, जो भी साइकोलॉजिस्ट है उनका नाम भी याद रखना है। अंतःक्रिया विश्लेषण तकनीक में शाब्दिक व्यवहार परिमार्जित होता है। 98 नंबर में पूछा गया है, स्व मूल्यांकन निम्न में से किसके सिद्धांतों पर आधारित है। तो स्व मूल्यांकन में हम बात करेंगे किसकी, निर्माणवाद की। और दो क्वेश्चन अपने लास्ट बच गए हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है अपना, एक बच्चा सदैव दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाता है, सदैव, तो ये आदत क्या कहलाएगी। तो विचार, नाड़ी, नैतिक, भावना, भावना संबंधी आदत के अंतर्गत आ जाएगा, यानी कि तीसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। और 100 लास्ट वाला क्वेश्चन है, अतृप्त असामाजिक इच्छा किसमें सम्मिलित होती है। तो अतृप्त है, इसका मतलब वो इदम में आएगी, इड में आएगी, यानी लास्ट वाला जो प्रश्न है उसमें फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है। तो कल से थोड़ा सा टाइम है जो आज कम हुआ है, और प्रयास करूंगा मैं। वैसे व्याख्या की कहीं आवश्यकता नहीं है, आपके पास सारी चीज़ें जुड़ी हुई है। बस ये वीडियो बनाने के पीछे जो उद्देश्य है, अगर कोई विद्यार्थी समझता है, कुछ विद्यार्थियों को ऐसे लगेगा जैसे कि ठीक है देख लेंगे हो जाएगा, इस तरह से भी सोचेंगे, और कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो फायदा उठाने वाले हैं। तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो फिर आपके लिए ये बोनस पॉइंट है। ये जो 1000 प्रश्न है इनमें ज़्यादातर प्रश्न ऐसे हैं जो पिछले आरपीएससी के जो पेपर हैं वहाँ पर रिपीट हुए हैं। आरपीएससी के अलावा जैसे अपने मतलब रीट में भी पहले रीट को आरटेट कहा जाता था, और भी ऐसे बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर उन स्टेट के नाम के साथ ये जो टीईटी सब जुड़ता है, तो वहाँ पर भी क्योंकि साइकोलॉजी तो सब्जेक्ट है तो वो खूब सारे प्रश्न आते हैं और वहाँ से प्रश्नों को उठाया गया है या सम्मिलित किया गया है। इसी कारण कुछ जगह कंट्रोवर्सी भी आई है, जैसे हमारे यहाँ कुछ प्रश्नों का उत्तर अलग मान लिया आरबीएससी किताबों के हिसाब से, आरपीएससी ने, या फिर जो भी हमारा जो आरबीएससी है उसने भी, क्योंकि जो रीट का एग्जाम होता है क्वालिफाइंग वो तो वो करवाते हैं। और अलग जगह मतलब अलग स्टेट में अलग भी हो सकता है, तो कुछ जगह हो सकता है या तो क्वेश्चन डिलीट किया है तो हटा देंगे यहाँ से, या फिर उसको आप डाउट क्वेश्चन में रखेंगे तो उसको सही कर लेंगे। और अगर साइकोलॉजी के 1000 प्रश्न आप करते हैं कंटिन्यू, डेली का डेली है जो 100 क्वेश्चन है उनको कंप्लीट करते हैं, जो प्रश्न ऐसे हैं टफ हैं, तो टफ है का मतलब कहीं नोट्स में नहीं है आपके, उनको नोट करते हैं,
ऐसा तो कभी नहीं होने वाला कि ये काम करने के कारण आपके नंबर कम हो जाएंगे, ऐसा किसी भी हालत में नहीं होगा। मतलब आपको फायदा ही होना है, भले ही बहुत ज्यादा फायदा नहीं हो, लेकिन फायदा ही होगा, अंतिम रूप से आप फायदे में रहेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें रिवाइज हो जाएगी, बहुत सारे शब्द ऐसे हैं, बहुत सारे विद्वानों के नाम ऐसे हैं, वो बार बार आंखों के सामने आएंगे, तो फिर वो हमारी स्मृति में ज्यादा समय तक स्टोर हो पाएंगे। तो यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद है। और मुझे कैसे पता चलेगा कि यहाँ तक देखा है, तो फिर आप इसको स्टेटस पे लगाएंगे, बस उससे पता चल जाएगा मुझे कि आपने यहाँ तक देखा है। ओके, धन्यवाद।